सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सभी देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आप सबका पेपर 2 है। ठीक, तो सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है, पेपर 2 है और आप सबका पेपर 2 का क्लास नंबर 7 है। इससे पहले भी 6 क्लास हो चुकी है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जा कर के चैनल पर देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट पूरी वॉच कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ एमए सेकेंड सेमेस्टर के ही टॉपिक है। ठीक, सेकेंड सेमेस्टर के चारों पेपर के बारे में उस प्लेलिस्ट में फुल डिटेल में दिया गया है। जो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ठीक, और बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सार्डियन है उसका अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुण क्या हैं, ये सब हम कवर करेंगे। किस तरह से आप सारडी बनाएंगी। ओके, तो आज का टॉपिक कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग में। ठीक, तो आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जो पहली बार जुड़े हैं रोज़ाना की तरह आज भी जो पहली बार सेशन में जुड़े हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक भी अवश्य करते रहें, क्योंकि जब आप एक्टिव रहेंगे चैनल पर तभी आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचता है। तो नोटिफिकेशन चाहिए, वीडियो रोज़ाना देखना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करिए। ठीक, चैनल पर बने रहा करिए। ठीक, तो आइए सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 1 मिनट बच्चों देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, सार्डियन का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्य और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, तो सार्डियन का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, ठीक, ये सब हम कवर करने वाले हैं। ठीक, तो सार्डियन जो होता है, इसे सबसे पहले अर्थ के बारे में जानते हैं। एल्होंस के अनुसार, एल्होंस ने कहा कि जो टब्ल्यूएशन है उसके बारे में इन्होंने कहा कि सार्डियन के बारे में विस्तृत अर्थों में सार्डियन आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से रखने की प्रक्रिया होती है। आंकड़ों को स्तंभों को पंक्तियों में और क्या करें, अर्थ इसका यही अर्थ होता है कि जो आंकड़े हैं, स्तंभ हैं, इनको पंक्तियों में और क्रमबद्ध रूप से रखने की प्रक्रिया होती है। ये आंकड़े इधर उधर न हो, इनको क्या करें, इनको क्रमबद्ध तरीके से एक स्तंभ में रखा जाए। ठीक, या एक और आंकड़ों के संकलन और दूसरी ओर आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण के बीच की अंतिम प्रक्रिया होती है। ये बच्चों याद रखना, राइटर का नाम विशेष मैं बार बार बताती हूँ कि राइटर का नाम नोट कर लें। आप हमेशा याद रखा करें, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर प्रश्न आ जाता है सार्डियन का अर्थ बताइए, फिलहाल आप सब पूरा अच्छे से याद करा करें। ठीक, मान लो आ जाता है सार्डियन का अर्थ बताइए, तो आप एल्होंस के अनुसार मोटी हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से एल्होंस के अनुसार लिखेंगे। उसके बाद कुछ इसमें मिस्टेक भी लिख देंगे या यहीं तक लिख देंगे, तब भी आपको उतना नंबर मिलेगा। ठीक, जैसे चतुर्वेदी के अनुसार जो दिशाओं में पढ़ा जा सके, जैसे चतुर्वेदी ने कहा कि जो दिशाओं में पढ़ा जा सके, इस रूप में कुछ पंक्तियों और स्तंभों में तथ्यों को एक क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सार्डियन कहा जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से ये ज्ञात होता है आधार पर। ठीक, अगर हम उपयुक्त परिभाषाओं को देखते हैं तो उन परिभाषाओं से हमें सार्डियन का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि सार्डियन वह प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध किया जाता है। यह प्रक्रिया आंकड़ों के संकलन के साथ प्रारंभ होती है और अंतिम सांख्यिकीय विश्लेषण में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, फिर आइए आगे जानते हैं सार्डियन के उद्देश्य। अब अर्थ जान चुके हैं, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ टैब्यूलेशन क्या है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके टैब्यूलेशन के, पहला है तथ्यों को बोधगम्य बनाना। संकलित तथ्यों का सार्डियन करते समय अगर जो भी तथ्य हैं जिनको हम संकलित किए हैं तथ्य, उनका अगर हम सार्डियन कर रहे हैं तो उस समय अनुसंधानकर्ता का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वह संकलित आंकड़ों का सार्डियन इस रूप में प्रस्तुत करे। किस तरह से प्रस्तुत करे कि तथ्यों को पहले की अपेक्षा अधिक बोधगम्य हो सके। ठीक, तथ्यों का सार्डियन, जब सार्डियन हो जाता है तब वह सरल, सुस्पष्ट और बोधगम्य हो जाता है, जिससे आसानी से कवर किया जा सकता है। ठीक,
नेक्स्ट सेकेंड हेडिंग है विशेषताओं का प्रदर्शन। हेडिंग याद कर लेना, ठीक। उद्देश्य क्या, जब तथ्यों को अनुसंधानकर्ता कुछ निश्चित स्तंभों और पंक्तियों में सजा देते हैं तब तथ्यों की विशेषताओं इस प्रकार किए गए साड़ियान से स्वतः प्रकट हो जाती है, ठीक। और अनुसंधानकर्ता साड़ियान करते समय तथ्यों की विशेषताओं को ध्यान में रखकर साड़ियान करता है, ठीक। तुलना में सुविधा के योग्य बनाना। अगर संकलित तथ्यों का साड़ियान क्या होता है, जो संकलित तथ्य होते हैं उनका साड़ियान अनुसंधान करता इस उद्देश्य से भी करता है कि साड़ियान के बाद तथ्यों की तुलना सरलता से की जा सके। वो तुलना के लिए जिससे स्पष्ट और सरलता से किया जा सके, इसीलिए जो होता है अनुसंधान करता इसे फॉलो करता है, ठीक। संक्षिप्तीकरण का उद्देश्य, जब कोई अनुसंधानकर्ता संकलित आंकड़ों का साड़ियान करता है तो उसके साड़ियान का उद्देश्य तथ्यों की संक्षिप्तीकरण भी होती है। बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न जरूर बनेगा, चाहे ऐसे पूछ ले साड़ी के विशेषताएं बताइए, या साड़ी के गुण बताइए, या साड़ी का अर्थ बताइए, साड़ी क्या है, ठीक। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, संक्षिप्तीकरण से भी कई बार आंकड़ों में स्पष्ट का गुण उत्पन्न होता है। एक उत्तम साड़ी की विशेषताएं या गुण बताइए। एक उत्तम साड़ी की विशेषताएं होती हैं कि वो उसमें आकर्षकता होती हो, जिससे अट्रैक्टिविटी हो, जिससे व्यक्ति अट्रैक्ट हो उस टॉपिक से, उस साड़ी से। जैसे कि आइए एक्सप्लेन करते हैं। एक उत्तम साड़ी में आकर्षकता का गुण होना चाहिए। इस गुण के आधार पर वह पाठकों को या दूसरे अनुसंधानकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक। अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान आंकड़ों या तथ्यों को तालिका के रूप में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। आप तालिका बना रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसे एक अट्रैक्टिव रूप से प्रदर्शित करना चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति है जो अनुसंधान करता है वो उससे अट्रैक्ट होकर के उसे देखे, ठीक। समुचित आकार, एक अच्छी साड़ी का आकार उपयुक्त होता है। वह न बहुत बड़ी होती है और न बहुत छोटी होती है। यद्यपि साड़ी का आकार आंकड़ों की प्रकृति और आकार पर निर्भर करता है। बच्चों अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। फिर भी अनुसंधानकर्ता साड़ी को क्या करता है, छोटे और संक्षिप्त रूप में बनाना पसंद करता है। आधुनिक युग में तथ्यों का प्रदर्शन साड़ी तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसके आधार पर सांख्यिकीय विश्लेषण भी किया जा सकता है, ठीक। अतः इसका आकार और रूप ऐसा हो कि सरलता से सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सके, ठीक। उसके बाद तुलना की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। एक ऐसी अच्छी साड़ी की यह प्रमुख विशेषता होती है कि इसकी सहायता से आंकड़ों की तुलना सरलता से की जा सके। यह तुलना साड़ी में दिए गए आंकड़ों के साथ भी किया जा सकता है। स्पष्टता और सरलता होनी चाहिए, जी हाँ, क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी भी होनी चाहिए। एक अच्छी साड़ी में स्पष्टता और सरलता पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, सिंपलिसिटी होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि जब यह गुण किसी साड़ी में होता है तो व्यक्ति सरलता से इसे समझ पाता है, ठीक। उद्देश्यों के अनुकूल, अकॉर्डिंग टू पर्पज़, साड़ी की यह भी एक विशेषता होती है कि बनी हुई साड़ी जो है अनुसंधानकर्ता उद्देश्यों की पूर्ति करता है। कोई भी अनुसंधानकर्ता अनुसंधान इसलिए करता है कि उसे अनुसंधान समस्या का समाधान ढूंढना होता है, ठीक। अतः अनुसंधानकर्ता इस प्रकार की साड़ी बनाता है जिससे कि वह समस्या के साथ समाधान आसानी से ढूंढ सके। ओके, नेक्स्ट आता है वैज्ञानिकता, जिसे हम क्या कहते हैं, साइंटिफिकेशन। ओके, तो इस साड़ी के तथ्यों का प्रदर्शन इस प्रकार करना चाहिए कि बच्चों ये नाम याद रखना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पेपर में हिंदी में लिख रहे हैं उसके साथ कुछ इंग्लिश भी प्रयोग कर रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और आपका नंबर बहुत अच्छा आता है, ठीक। तो कोशिश करा करें कि ये स्पेलिंग भी याद कर लिया करें, ठीक, कि उसके तथ्यों में क्रमबद्धता अधिक से अधिक रहे, ठीक। इसके अतिरिक्त जितने ही अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साड़ी का निर्माण किया जाता उतना ही साड़ी अनुसंधानकर्ता के लिए
उपयोगी होती है, अधिक उपयोगी होती है। तो अभी लाइक शेयर नहीं किया, लाइक शेयर कर लें। लास्ट है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, ये भी साड़ी से संबंधित है। मैंने देखा ये भी इम्पोर्टेंट लगा तो हमने आप सभी के लिए रखा, ठीक। तो साड़ी के प्रकारों का वर्णन, साड़ी के प्रकार, टाइप ऑफ टेबल्स, ठीक। साड़ी को अनेक उद्देश्यों एवं प्रकृति के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। उद्देश्यों के आधार पर साड़ी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य साड़ी, विशिष्ट साड़ी, ठीक। प्रकृति के आधार पर साड़ियों को सरल एवं जटिल दो भागों में बांटा जा सकता है। साड़ी के विभिन्न वर्गीकरण प्रकार होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। उद्देश्य के आधार पर देखा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ओके। तो सामान्य साड़ी होती है, जो जनरल टेबल्स होते हैं, इस प्रकार की साड़ियाँ क्या होता है, 1 मिनट बच्चों, विविध प्रकार की सूचनाओं को दर्शाया जाता है, जिससे क्या होता है, जिसमें एक साथ अनेक आवश्यक सूचनाओं को प्रकट किया जाता है। इस प्रकार की साड़ी को मूल साड़ी, संदर्भ साड़ी या प्राथमिक साड़ी भी कहा जाता है। जैसे जनगणना रिपोर्ट में दी जाने वाली साड़ी, अगर जनगणना की रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उस समय जो साड़ी दी जाएगी वो सामान्य साड़ी कहलाएगी, ठीक। विशिष्ट साड़ी, जिसमें इस प्रकार की साड़ियों के अंतर्गत किसी एक विशिष्ट समस्या या विषय से संबंधित तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें एक ही विषय से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दर्शाई जाती हैं। इस साड़ी को विषय साड़ी, सारांश साड़ी या विश्लेषण साड़ी भी कहते हैं। ये साड़ी समान साड़ियों के आधार पर तथ्यों को विषयानुरूप वर्गीकृत करके भी बनाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है प्रकृति के आधार पर, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसके प्रकृति के आधार पर अगर साड़ी देखा जाए तो सरल साड़ी, जिसे हम सिंपल टेबल बोलते हैं, इस प्रकार की साड़ी में केवल उस प्रकार के तथ्यों या एक प्रकार के गुणों को दर्शाया जाता है। ऐसी साड़ी को एक गुण साड़ी भी कहते हैं, ठीक। इनमें पदों के मूल्य, साइज ऑफ द आइटम्स, उनकी आवृत्तियों आदि को दर्शाया जाता है। सरल या एक गुणीय साड़ी का उदाहरण इस प्रकार से, ठीक। वर्ष, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जनसंख्या, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या, तो यहाँ राज्य लिखा गया और यहाँ जनसंख्या। राज्य में सभी राज्यों को, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है इस समय बताइए, और ये टोटल योग बनाया जाएगा भारत का। पहले सभी राज्यों का, यहाँ पे एक ही दिया गया है फिलहाल। तो अगर भारत का पूछ रहा, वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या, ठीक, तो ऐसे योग बनाया जाएगा। यहाँ पे राज्य लिख लेना, जैसे इसमें लिखा जनसंख्या, फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे पूरा भारत के जितने राज्य हैं, फिर सभी राज्य की जनसंख्या कितनी है, फिर टोटल करके उसका योग निकालना है, ठीक। यही आपका सरल साड़ी कहलाता है, ठीक। जटिल साड़ी, जिसे हम कॉम्प्लेक्स टेबल बोलते हैं, इस प्रकार की साड़ी की में विभिन्न प्रकार की, आइए जानते हैं। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर दें। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का एक ही साथ दर्शाया जाता है, ठीक, एक साथ दर्शाया जाता है, इसीलिए इन्हें बहुगुणीय साड़ी भी कहते हैं। इसकी रचना कठिन एवं रूप जटिल होने के कारण इसके निर्माण में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इसमें खाने, पंक्तियों एवं उपशीर्षक भी कई होते हैं। साड़ी में कितने प्रकार के गुणों का समावेश किया जाता है गया है, इस आधार पर उसे द्विगुणीय, त्रिगुणीय और बहुगुणीय साड़ी के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। इसके विभिन्न प्रकार की विवेचना निम्न प्रकार है, ठीक। पहला है द्विगुणीय साड़ी, जिसे हम वाइब्रेट टेबल बोलते हैं। इस प्रकार की साड़ी में दो गुणों का प्रदर्शन एवं तुलना की जाती है तथा एक ही साड़ी से दो प्रकार के उत्तर ज्ञात किए जा सकते हैं। द्विगुणीय साड़ी का उद्देश्य अग्र है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो विभिन्न राज्यों की जनसंख्या क्या है, तो यहाँ पे इस तरह से दिया जाएगा। यहाँ राज्य रहेगा, यहाँ योग रहेगा, इनका राज्य की जनसंख्या पुरुष की इतनी है, स्त्रियों की इतनी है, तो टोटल करके यहाँ पुरुष की रहेगी, यहाँ स्त्री की रहेगी, यहाँ पे टोटल योग रहेगा, तो टोटल करके यहाँ पे ऐसे ज्ञात किया जाएगा, ठीक। तो पुरुष की अलग दिया जाएगा, स्त्री की अलग दिया जाएगा, यही आपका बहुगुणीय
होता है, द्विगुणीय होता है। ठीक, उपयुक्त सारणी में दो प्रकार के तथ्यों की तुलना की जाती है। सारणी याद रखना, पेपर में आ जाए तो ऐसे एक्सप्लेन कर देना, बना देना। ठीक, विभिन्न राज्यों की कुल जनसंख्या की तथा एक ही राज्य तथा विभिन्न राज्यों के में स्त्री पुरुषों की संख्या। ठीक, त्रिगुणीय सारणी क्या है? ट्रिपरेट टेबल। इस प्रकार की सारणी में 3 प्रकार के गुणों की तुलना की जा सकती है। निम्न सारणी में 3 बातों की तुलना की जा सकती है, यथा विभिन्न राज्यों में स्त्री पुरुषों की संख्या, स्त्री पुरुषों में साक्षरता की मात्रा तथा कुल जनसंख्या क्या। ठीक, जैसे कि यहाँ पर त्रिगुणीय में वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों की साक्षरता दर। ठीक, तो यहाँ पे पुरुष की इतनी शिक्षित हैं, इतने अशिक्षित हैं, और ये पूरा टोटल योग इतना होगा। यहाँ पर स्त्रियाँ इतनी शिक्षित हैं, इतनी अशिक्षित हैं, योग करके टोटल इन दोनों का योग किया जाएगा। यहाँ पे राज्य रहेगा। ठीक, टोटल इन दोनों का योग किया जाएगा, फिर यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक, बहुगुणीय सारणी क्या है? मल्टीविरेट टेबल। इस प्रकार की सारणी में 4 अथवा अधिक गुणों को दर्शाया जाता है। ठीक, उनकी तुलना भी की जाती है। इसका उदाहरण इस प्रकार है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं महाविद्यालय में जैसे छात्र हैं ग्रामीण और नगरीय, और छात्राएं हैं ग्रामीण नगरीय। ठीक, और छात्र छात्राएं टोटल योग। तो अगर ग्रामीण में विवाहित कितनी हैं? इतने हैं छात्र, अविवाहित छात्र इतने हैं, तो टोटल इनका इतना योग होगा। ये सभी राज्यों की बात होगी। ठीक, राज्य में जैसे लखनऊ में यहाँ आजमगढ़ ज़िले की बात हो रही है, देवरिया है, बस्ती है। ठीक, तो आई होप आप जान चुके हैं। ये जैसे मान लो विवाहित कितने हैं, छात्र विवाहित कितने हैं? 25 हैं, हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अविवाहित कितने हैं? 50 हैं। ठीक, टोटल योग कितना हुआ? 25 50 कितना हुआ? 70 5 75। ठीक, यहाँ भी इसी तरह दे दें, यहाँ भी दे दें। तो अगर छात्र, इसमें छात्र पूछ रहा है, ये छात्र हैं, तो छात्र का 25 75 यहाँ था, और इसमें भी 75 कर दें, तो 75 दूना कितना होगा? कितना होगा? 75 दूना 150। ठीक, तो टोटल छात्र का कितना होगा? 150, और योग कितना होगा? छात्राएं भी मान लो 150, तो टोटल कितना होगा? 300। ठीक, तो इसी तरह से फिर यहाँ पे टोटल सभी जिलों का करके फिर यहाँ पे टोटल आंसर निकाला जाएगा। ठीक, उपयुक्त सारणी में 4 गुणों को दर्शाया गया। महाविद्यालय, छात्र छात्राएं, नगरीय ग्रामीण नगरीय और विवाहित अविवाहित। इन चारों के ही आधार पर विभिन्न महाविद्यालयों की परस्पर तुलना की जा सकती है। ठीक, और सारणी का निर्माण 2 प्रकार से किया जा सकता है, हस्त सारणी टेबुलेशन तथा यांत्रिक सारणी, जिसे मैकेनिकल टेबुलेशन बोलते हैं। हस्त सारणी व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के वर्गीकरण करने हेतु अपनी सारणी में अपनी लिखावट में सारणी तैयार करता है। यांत्रिक सारणी में यह कार्य मशीन द्वारा किया जाता है। उपयुक्त विवरण में स्पष्ट किया जाता है कि एकत्रित किए गए तथ्यों में वैज्ञानिक ढंग से करने वाले, ये आपका निष्कर्ष आता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छा सारणी के बारे में समझा। आप सारणी नहीं भूलेंगे, तो सारणी याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, यही मेरी कामना है।